हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण। इसकी दो क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने बताया केंद्रीकरण किसे कहते हैं, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इनकी क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में क्या डिफरेंसेस है और वो कौन सी तत्व है जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को निर्धारित करते हैं। दूसरी क्लास में हमने ये पढ़ा था कि केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण में से विकेंद्रीकरण कितने प्रकार का होता है और केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में केंद्रीकरण है इसके क्या गुण है और क्या दोष है, ये हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था। तो दूसरी क्लास को जान लेने के बाद अब आज की जो लास्ट इस टॉपिक से रिलेटेड ये पढ़ा था हमने पिछली क्लास में विकेंद्रीकरण के प्रकार और विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण के गुण और केंद्रीकरण के दोष, इनको जान लेने के बाद अब हम आज की क्लास में लास्ट क्लास में केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण से संबंधित सारे एस्पेक्ट जो है वो खत्म कर देंगे और हम आज पढ़ेंगे विकेंद्रीकरण के क्या गुण है और विकेंद्रीकरण के क्या दोष है और फिर लास्ट में केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के क्या अंतर क्या है दोनों में, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। तो विकेंद्रीकरण के गुण, अब हमें आते हैं अगर आपने ढंग से पढ़ा है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण के गुण जो आपने पढ़ लिए, तो केंद्रीकरण के गुणों को पढ़ लेने के बाद जो केंद्रीकरण के गुण थे वो विकेंद्रीकरण के दोष हैं और विकेंद्रीकरण के जो दोष है केंद्रीकरण के गुण है। तो विकेंद्रीकरण के सबसे पहले हम गुण जानेंगे। विकेंद्रीकरण के जो गुण हैं वो ये हैं कि जो हमने बताया था उसमें केंद्रीकरण के दोषों में कि वो जनभावनाओं के अनुकूल नहीं है, वह अलोकतांत्रिक है, अलोकप्रिय है। तो विकेंद्रीकरण का पहला गुण ये हुआ कि जनभावनाओं के अनुकूल है ये, ठीक है ना। विकेंद्रीकरण को प्राय जनता की मांग या आवश्यकता और दबाव के कारण अपनाना पड़ता है। स्थानीय समस्याओं को वास्तविक एवं भलीभांति समझने और उनका मूल्यांकन करने और उनका प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्णय लेने हेतु विकेंद्रीकरण करना आवश्यक समझा जाता है। फलत है स्थानीय समस्याओं से वास्तविक परिचित होने के लिए, उनको भलीभांति समझने के लिए जब स्थानीय संस्थाओं को, स्थानीय अधिकारियों को, नीचे के अधिकारियों को जब आप सत्ता सौंप देते हैं तो उससे वो जन भावनाओं के अनुकूल है, स्थानीय समस्याओं को वो लोग समझते हैं। तो पहला इसका जो गुण कहा जा सकता है विकेंद्रीकरण का वो ये है कि ये सिद्धांत जन भावनाओं के अनुकूल है। दूसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। विकेंद्रीकरण, देखो लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार होता है विकेंद्रीकरण से, जबकि केंद्रीकरण अलोकतांत्रिक है, विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया से न केवल जनता शासन में प्रजातंत्र का विकास होता है बल्कि संगठन के अंदर न केवल मतलब विकेंद्रीकरण के कारण प्रशासन में प्रजातंत्र का विकास ही नहीं होता है बल्कि ये संगठन के अंदर भी लोकतांत्रिक मूल्यों और आस्थाओं का प्रसार करती है, ठीक है ना। संगठन में सभी कार्य तथा निर्णय केवल उच्च स्तर पर हों तथा अधीनस्थ इकाइयां उच्च सत्ता के आदेशों का पालन करें और इन इकाइयों की निर्णय नीति एवं कानून निर्माण में कोई सार्थक भूमिका न हो, तो ऐसे संगठन में मनोबल वृद्धि ही नहीं करता अपितु उत्साह एवं पहल क्षमता भी मतलब जब ये समझना आपको ये है कि संगठन में जब सभी कार्य और निर्णय उसी स्तर पर हो, मान लो यानी कि केंद्रीकरण हो और अधीनस्थ इकाइयों को आदेशों का पालन करने पड़े, अर्थात उनको केवल आदेश मानना है, विकेंद्रीकरण हो केवल केंद्रीकरण हो, तो ऐसी स्थिति में हमने केंद्रीकरण के दोषों में पढ़ा था कि उनमें उत्साह नहीं रहता, उमंग नहीं रहता, अधीनस्थों में किसी कार्य को करने का मनोबल नहीं होता, अभिप्रेरणा नहीं मिलती, पहल क्षमता नहीं होती, फलत है प्रशासन में नीरसता आ जाती है। तो विकेंद्रीकरण निष्कर्ष के रूप में हमने ये समझना है कि विकेंद्रीकरण केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा ही नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति का पर्याय भी है, ठीक है ना। आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में नेतृत्व की लोकतंत्र शैली को श्रेष्ठ माना जाता है और विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था में जनता और कार्मिक दोनों की रुचि लेकर कार्य करते हैं। फलत है विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करता है। तो इसके दो गुण बता दिए मैंने आपको, जन भावनाओं के अनुकूल है विकेंद्रीकरण की अवधारणा, पहली बात। दूसरी बात लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, और तीसरा विकेंद्रीकरण का गुण है कार्य का शीघ्र निस्तारण होता है। हमने एक पढ़ा था केंद्रीकरण के दोषों में कि कार्य में विलंब होता है क्योंकि शासन की सत्ता, निर्णय निर्माण या नीति निर्माण उच्च स्तर पर ही होना है, फलत है कार्यों में विलंब होता है। लेकिन विकेंद्रीकरण में कार्य का शीघ्र निस्तारण होता है। यदि संगठन में शासन में केंद्रीकरण होगा तो एक स्थानीय अधिकारी के पास कार्य का बोझ हो जाएगा, है ना, तो न तो कार्य शीघ्र हो पाएंगे और न ही कार्यों और निर्णयों में गुणवत्ता दिखाई देगी। लेकिन विकेंद्रीकरण में चूंकि अधीनस्थ या क्षेत्रीय स्थानीय इकाइयां जो भी है, स्थानीय संस्थाएं जो भी है, वो अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र में निर्णय करने और कार्रवाई करने को स्वतंत्र होती है। जो भी निर्णय करना है या कार्रवाई करनी है वो फिर ही है नीचे की संस्थाएं, फलत है कार्यों में विलंब नहीं होता,
ये इसका फायदा है तीसरा। चौथा है प्रशासन में लोचशीलता। हमने केंद्रीकरण के दोषों में पढ़ा था प्रशासन में कठोरता एवं जड़ता। विकेंद्रीकरण का गुण है ये प्रशासन में लोचशीलता। जो उसका दोष था केंद्रीकरण का, ये इसका गुण हो गया प्रशासन में लोचशीलता। सामान्यतः प्रशासनिक संगठन अपने कार्यक्रम में कठोरता और लालपिता से ग्रस्त माने जाते हैं, है ना। ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, जबकि विकेंद्रीकरण में प्रशासनिक लोचशीलता और गतिशीलता दोनों में वृद्धि होती है। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय संसाधनों तथा सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुसार सुसंगत समाधान तभी किया जा सकता है जबकि निर्णय की सत्ता स्थानीय स्तर पर दी गई हो। विकेंद्रीकरण के कारण प्रशासन में लचीलापन आता है, ठीक है ना, और अतः तुरंत निर्णय और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संशोधन या अनुकूलन भी किया जा सकता है। तो फलतः है विकेंद्रीकरण में प्रशासन में लोचशीलता पाई जाती है। तो 4 विकेंद्रीकरण के गुण हो गए: जनभावनाओं के अनुकूल, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, कार्य का शीघ्र निस्तारण, चौथा प्रशासन में लोचशीलता। और विकेंद्रीकरण का 5वां गुण, फिफ्थ जो मेरिट्स विकेंद्रीकरण की है वो ये है कि नवाचारों को प्रोत्साहन मिलता है। विकेंद्रीकरण के कारण इनोवेटिव्स को प्रोत्साहन मिलता है, नवाचारों को प्रोत्साहन मिलता है। जड़ता को तोड़ना और नवीन विचारों को अपनाना तभी संभव है, कठोरता को तोड़ना, जड़ता को तोड़ना, नए नए विचारों को अपनाना तभी संभव है जबकि ऐसा करने की स्वायत्ता मिली हुई हो नीचे के स्तर पर। जो केंद्रीकरण की विचारधारा थी उसमें क्या एक रूपता, नियंत्रण, समन्वय को तो अधिक बल दिया जाता है ना। अतः उस केंद्रीकरण में एक रूपता को, नियंत्रण को और समन्वय को अधिक बल दिया जाता है। इस कारण केंद्रीकरण की व्यवस्था में नव प्रवृत्तियां और सृजनात्मक विचार पलवित ही नहीं हो पाते हैं, फूलते ही नहीं है, वो विकसित ही नहीं हो पाते हैं। लेकिन विकास प्रशासन की आधुनिक अवधारणा में विकेंद्रीकरण आवश्यकता है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो नवीन अवधारणा है उसमें यह माना जाता है कि विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए शासन का, ताकि निचले स्तर पर भी अनुभव की जाने वाली जो समस्याएं हैं उनका स्थानीय समाधान हो और विकास कार्यों को गति मिले। फलतः है नीचे के अधिकारियों कर्मचारियों को भी कार्य करने में स्वायत्ता देने से नवाचारों को प्रोत्साहन मिलता है। तो इसका 5वां गुण हुआ नवाचारों को प्रोत्साहन। 6वां गुण कह सकते हैं आत्मविश्वास में वृद्धि। संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों या अधीनस्थ इकाइयों में जो लोग काम करते हैं, जो कार्मिक लोग हैं, यदि वो उच्च स्तरीय सत्ता के निर्णय व आदेशों की क्रियान्वित करते रहेंगे जो कि केंद्रीकरण वाले कहते हैं, तो उनका मनोबल निम्न होता चला जाएगा, ठीक है। वे चुनौतियों और आकस्मिक संकटों का सामना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अतः अधीनस्थों को स्वावलंबी बनाने, अभिप्रेरित करने और योग्यता सिद्ध करने के अवसर देने हेतु एकमात्र प्रभावी उपाय विकेंद्रीकरण ही होता है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 7वां पॉइंट विकेंद्रीकरण का वो है, जो विकेंद्रीकरण के गुणों का है वो है नीति एवं क्रियान्वयन में सामंजस्य संभव होता है। विकेंद्रीकरण के कारण केंद्रीकृत व्यवस्था में संगठन की नीतियां, कानून, नियम, कार्यक्रम तथा योजनाएं उच्च स्तर पर निर्मित होती है। ये हम केंद्रीकरण को पढ़ते टाइम हम पढ़ चुके कि केंद्रीकृत व्यवस्था में संगठन की नीतियां, कानून, नियम, कार्यक्रम और योजनाएं उच्च स्तर पर ही निर्मित होगी और निम्न स्तर पर क्रियान्वित होती है ना। ऐसी स्थिति में नीतियां, कार्यक्रम विफल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि नीचे की जो परिस्थितियां हैं वो उनसे परिचित नहीं होते हैं। लेकिन विकेंद्रीकरण में कानून, नीतियां, निर्णय निर्माण का नीचे के स्तर पर भी स्थानांतरण होता है। फलतः विकेंद्रीकरण के माध्यम से नीतियां, योजनाएं स्थानीय स्तर पर भी बनती है और उनकी क्रियान्विति में अगर कोई विफलता आती है तो वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उनका निर्माण नीचे के स्तर पर, नीचे की परिस्थितियों के अनुसार, नीचे की समस्याओं के अनुसार होता है। फलतः है विकेंद्रीकरण अपने आप में संगठन के विस्तार का परिचायक होता है। ये विकेंद्रीकरण के प्रमुख गुण है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, देखो मैं वापस आपको रिपीट करता हूं, विकेंद्रीकरण के जो गुण है, विकेंद्रीकरण जनभावनाओं के अनुकूल है, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार होता है, कार्य का शीघ्र निस्तारण होता है, विकेंद्रीकरण जनभावनाओं के अनुकूल है, विकेंद्रीकरण में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार होता है, विकेंद्रीकरण में कार्य का शीघ्र निस्तारण होता है, विकेंद्रीकरण में प्रशासन में लोचशीलता पाई जाती है, विकेंद्रीकरण में नवाचारों को प्रोत्साहन मिलता है, विकेंद्रीकरण में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, विकेंद्रीकरण में नीतियों क्रियान्वयन में सामंजस्य रहता है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख जो गुण है विकेंद्रीकरण में, कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जैसे कार्य में विलंब नहीं होता है ना, केंद्रीय अधिकारियों का कार्यभार हल्का हो जाता है ना, प्रशासन में लचीलापन तो हम पढ़ ही चुके हैं, विकेंद्रीकरण के कारण प्रशासन में लाल फीताशाही का अभाव होता है, स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान होता है और ये लोकप्रिय शासन प्रणाली है। ये विकेंद्रीकरण के प्रमुख गुण है। अगली बात जो हम पढ़ेंगे विकेंद्रीकरण के दोष। विकेंद्रीकरण में क्या दोष है? विकेंद्रीकरण प्रणाली में भी दोष है। जो विद्वान लोग विकेंद्रीकरण में जो कमियां देखते हैं, जो त्रुटियां देखते हैं या दोष देखते हैं, वो
निम्न बिंदुओं के रूप में उनके विकेंद्रीकरण के दोषों को प्रकट करते हैं। पहला है पूर्ण विकेंद्रीकरण संभव नहीं है। कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि विकेंद्रीकरण में व्यवस्था में बहुत सारे गुण और लाभ दिखाई देते हैं, है ना, जब हम इनके गुणों को पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी भी शासन व्यवस्था में पूर्ण विकेंद्रीकरण संभव नहीं है, ठीक है ना। कुछ विभाग है जिनमें विकेंद्रीकरण करना आत्मघाती कदम माना जाता है, जैसे रक्षा, बजट, लेखांकन, वैदेशिक संबंध, गुप्तचर सेवाएं एवं राष्ट्रीय महत्व के गंभीर विषय एवं प्रशासनिक नियंत्रण से प्रत्यक्ष संबंधित गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना आत्मघाती कदम माना जाता है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनमें विकेंद्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए। रक्षा का, बजट का, लेखांकन का, वैदेशिक संबंध का, गुप्तचर सेवाओं का। कोई भी संगठन अपने सारी नीतियां, कार्यक्रम, सत्ता तथा कानून निम्न स्तर तक विकेंद्रीकृत नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न हो जाती है। फलतः इसके आलोचक ये कहते हैं कि पूर्ण विकेंद्रीकरण करना संभव नहीं होता है। अगले जो दोष इसमें दिखाई, जो विद्वान लोग बताते हैं, वो है नियंत्रण एवं समन्वय में बाधाएं आती है विकेंद्रीकरण के कारण। विकेंद्रीकरण के कारण नियंत्रण एवं समन्वय में बाधाएं आती है, जो हमने केंद्रीकरण के गुण में पढ़ा था कि प्रभावी नियंत्रण एवं समन्वय करना संभव होता है, लेकिन विकेंद्रीकरण में प्रभावी नियंत्रण एवं समन्वय में बाधाएं आती है। विकेंद्रीकरण के कारण अधीनस्थ संस्थाएं या अभिकरण जो है वो स्वायत्ता का लाभ तो उठाते हैं, किंतु इससे संगठन में विभिन्न प्रशासनिक क्रियाओं के मध्य समन्वय करना थोड़ा कठिन हो जाता है, जिससे जितने अधिक निर्णय स्तर होंगे उतने ही उलझने संगठन में उत्पन्न होती है। तो नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन के स्तर पर नियंत्रण तथा समन्वय अत्यावश्यक माने जाते हैं, और सत्ता का विकेंद्रीकरण हमेशा लाभ ही नहीं देता है। इससे क्योंकि अधीनस्थों को सत्ता कई बार पथभ्रष्ट भी करती है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण के कारण नियंत्रण समन्वय में बाधाएं उत्पन्न होती है। अगला इसका दोष है एक रूपता का अभाव। जो केंद्रीकरण का गुण था, प्रशासनिक एक रूपता पाई जाती है, वो इसमें जस्ट अपोजिट कहा जा रहा है कि विकेंद्रीकरण के कारण प्रशासनिक इकाइयां हैं वो अपने कार्यक्रम में स्वतंत्र हो जाती है, और प्रत्येक इकाई अपने मनमाने ढंग से नीति, कानून, कार्यक्रम निर्माण करती है, उन्हें संचालित करती है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विभाग के अलग अलग कार्यालय विविधताओं तथा विभिन्नताओं के पर्याय बन जाते हैं। विभिन्नताओं के और विविधताओं के पर्याय बन जाते हैं। फलतः प्रशासनिक क्रियाओं, गतिविधियों और संगठनों में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। तो एक रूपता के अभाव में कई बार कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है ना। तो विकेंद्रीकरण के कारण जैसे भारत में राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं तथा पंचायती राज संस्थाएं एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती है। मतलब विकेंद्रीकरण के कारण बहुत से कार्यों में अतिराव और पुनरावृत्ति की समस्या भी पैदा हो जाती है कि एक ही कार्य अलग अलग कई बार हो जाता है, पुनरावृत्ति होती रहती कार्यों की, ठीक है। और स्पेशल रूप से संकटकालीन परिस्थितियों में विकेंद्रीकरण घातक भी हो सकता है। तो विकेंद्रीकरण के कारण प्रशासनिक गतिविधियों में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। कुछ लोग विकेंद्रीकरण के ये भी दोष देते हैं कि यह अपव्यय होता है विकेंद्रीकरण। वो हमने पढ़ा था केंद्रीकरण की शासन प्रणाली मितव्ययता से परिपूर्ण है, कम खर्चीली है, जबकि विकेंद्रीकरण की शासन प्रणाली अपव्ययकारी है। यह माना जाता है कि विकेंद्रीकरण के कारण प्रशासनिक संगठनों का प्रसार तथा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि होती है ना। विकेंद्रीकरण के कारण आपको देखना है कि योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का दोहराव भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के समझना यह है कि विकेंद्रीकरण के कारण लेखांकन, बजट और नियंत्रण संबंधी प्रावधान शिथिल होते हैं, फलतः अधिक अपव्यय होता देखा जाता है। विकेंद्रीकरण की शासन प्रणाली को अपव्ययकारी माना जाता है, खर्चीली शासन प्रणाली माना जाता है। और अगला जो दोष विकेंद्रीकरण में है वो है स्थानीय दुष्प्रभाव। यद्यपि विकेंद्रीकरण का प्रसार स्थानीय लोगों और अधीनस्थों की मांग के आधार पर किया जाता है, स्थानीय जो परिस्थितियां हैं, लोग हैं, लेकिन स्थानीय राजनीति, जाति, वर्ग भेद, संघर्ष, ऐतिहासिक संदर्भ तथा पक्षपात इत्यादि प्रभाव डालते हैं प्रशासनिक प्रणाली पर। भारत में पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना के पश्चात उत्पन्न हुए विषाक्त वातावरण ने गांवों की परंपरागत समरसता को डस लिया है। तो विकेंद्रीकरण का बड़ा दोष ये है कि इसमें राष्ट्रीय महत्व के मामले तो गौण हो जाते हैं और कम महत्व के स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, फलतः स्थानीय दुष्प्रभाव पड़ता है। मैं अगेन रिपीट करूंगा विकेंद्रीकरण के दोषों में। पहला विकेंद्रीकरण का दोष है कि पूर्ण विकेंद्रीकरण करना संभव नहीं होता है। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय में बाधाएं आती है। विकेंद्रीकरण के कारण नियंत्रण एवं समन्वय में बाधाएं आती है। एक रूपता का, प्रशासनिक एक रूपता का अभाव पाया जाता है विकेंद्रीकरण में। तो विकेंद्रीकरण में पूर्ण विकेंद्रीकरण संभव नहीं। विकेंद्रीकरण के कारण नियंत्रण समन्वय में बाधाएं आती है। तीसरा दोष है विकेंद्रीकरण के कारण प्रशासनिक एकरूपता का अभाव होता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण से के कारण अपव्यय होता है, विकेंद्रीकरण का स्थानीय दुष्प्रभाव पड़ता है। ये प्रमुख दोष है विकेंद्रीकरण के,
तो इसे हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण रहता है विकेंद्रीकरण में। केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण रहता है, समन्वय का अभाव पाया जाता है, राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित हावी रहते हैं, ये इत्यादि प्रमुख दोष है। 3 दोषों को जान लेने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है। केंद्रीकरण की अवधारणा स्पष्ट हो गई अच्छी तरह। केंद्रीकरण हमने ढंग से पढ़ लिया कि केंद्रीकरण किसे कहते हैं, केंद्रीकरण का क्या मीनिंग है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि विकेंद्रीकरण का क्या गुण है, दोष है, केंद्रीकरण के क्या गुण है, दोष है। तो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में अंतर, लास्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हम एक एस्पेक्ट है इस लेसन का, वो ये समझना है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में देखो, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण नामक जो दो अवधारणाएं हैं या जो व्यवस्थाएं हैं शासन की, वो पूर्णतः विपरीत प्रकृति की है। अब अंतर क्या है दोनों में, थोड़ा सा आपसे अगर ये क्वेश्चन कोई पूछे कि केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में क्या डिफरेंसेस है, तो पहले मैं बताता हूं। केंद्रीकरण परंपरावाद तथा कठोरता की परिचायक है। परंपरावाद तथा कठोरता की परिचायक है केंद्रीकरण, जबकि विकेंद्रीकरण आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों तथा लोकशीलता की परिचायक है। विकेंद्रीकरण आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों की लोकशीलता की परिचायक है। ठीक है, विकेंद्रीकरण आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों तथा लोकशीलता की परिचायक है, जबकि केंद्रीकरण परंपरावाद तथा कठोरता की परिचायक है। केंद्रीकरण में सत्ता उच्च स्तर पर एक स्थान पर केंद्रित रहती है, जबकि विकेंद्रीकरण में सत्ता का प्रत्यायोजन अधीनस्थों को कर दिया जाता है, नीचे के स्तर पर कर दिया जाता है। तीसरा, केंद्रीकरण में नीति, कानून, कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च स्तर पर होते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण में अधिकांश निर्णय अधीनस्थ या क्षेत्रीय इकाइयां करती है। ठीक है, 3 डिफरेंसेस हो गए। चौथा डिफरेंसेस केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में, चौथा डिफरेंसेस ये है कि केंद्रीकरण में उत्पाद, सेवाएं, संसाधन तथा उपकरणों का एक जगह जमाव पाया जाता है, उत्पादन का, सेवाओं का, संसाधनों का और उपकरणों का, जबकि विकेंद्रीकरण में उत्पादों का, सेवाओं का, संसाधनों और उपकरणों का बिखराव पाया जाता है नीचे के स्तर पर। 5वां डिफरेंसेस दोनों के मध्य, केंद्रीकरण में अधीनस्थों तथा जनता के मध्य, जनता के सहयोग में, मतलब केंद्रीकरण में अधीनस्थों तथा जनता के सहयोग में कम विश्वास करती है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। उच्च स्तर के जो अधिकारी है वो अधीनस्थों और जनता के सहयोग में कम विश्वास करते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण में उच्च अधिकारी अधीनस्थों तथा जनता के सहयोग पर निर्भर करते हैं, विश्वास भी करते हैं और उन पर निर्भर भी करते हैं। और लास्ट जो हम दोनों के मध्य अंतर कह सकते हैं वो ये है कि केंद्रीकरण में रक्षा, निवेश, नियोजन, वित्त, लेखांकन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, जबकि विकेंद्रीकरण सामाजिक सेवाओं, जन कल्याण तथा सामान्य विषयों में अधिक होती है। ये दोनों के मध्य अंतर है। निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत है, ये द्वंद्व और व्यवहारिक संघर्ष का एक लंबे समय से जारी है, क्योंकि दोनों ही अवधारणाएं शासन में उपयोगी है। कहीं एक के गुण दूसरी पद्धति के दोषों की पूर्ति करते हैं, और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जहां है वो परंपरावाद की परिचायक है, तो विकेंद्रीकरण आधुनिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में शनय रखने वाली पद्धति है। तो कुछ ये कह रहे हैं कि वर्तमान समय में विकेंद्रीकरण की मांग बढ़ रही है और केंद्रीकरण की बजाय विकेंद्रीकरण का ज्यादा पक्ष लिया जा रहा है। तो विकेंद्रीकरण की बढ़ती मांग के पीछे कुछ कारण है, जैसे शिक्षा एवं चेतना का प्रसार हो गया, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो गई, विकास प्रशासन की अवधारणा आ गई, लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, सरकारों को लोक कल्याण के कार्य करना है, अब प्रशासन में विशेषज्ञों में वृद्धि हो गई, अधिकारों की चाह हो गई सबको, और विकास के प्रति जनता की रुचि उत्पन्न हो गई। ये सभी कारण जो है वो विकेंद्रीकरण को मांग को बढ़ा रहे हैं, जबकि केंद्रीकरण के लिए जो कारक उत्तरदायी है, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, पहली वाली क्लास में बता ही दिया कि यातायात एवं संचार के साधनों में वृद्धि होने से, वित्तीय अनुदान एवं लेखांकन प्रणाली के कारण, आर्थिक नियोजन के कारण कुछ लोग केंद्रीकरण का पक्ष लेते हैं। फलतः दोनों अवधारणाएं हैं, ये अपना अपना इनका महत्व है, अपने अपने इंपॉर्टेंसी है, और परिस्थितियों के अनुसार जो इनके निर्धारित तत्व है उनके अनुसार इन अवधारणाओं का अपनाया जाता है। प्रशासन में कहीं केंद्रीकरण अपनाया जाता है और जहां जरूरत पड़ती कुछ प्रशासनिक मामलों में विकेंद्रीकरण को अपनाया जाता है। फलतः इस टॉपिक के बाद अब हम इस निष्कर्ष पर आ गए हैं कि प्रशासन की केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों अवधारणाएं इंपॉर्टेंट है, दोनों अवधारणाओं की अपनी वैल्यू है और दोनों अवधारणाओं के अपने गुण एवं दोष है। हमें दोनों विपरीत अवधारणाएं हैं, एक के गुण है दूसरे के दोष है, और एक के जो दोष है वो दूसरे के गुण है। तो ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की अवधारणाओं से रिलेटेड जो क्लास थी हमारी सारी आज